जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से 10 गुना ज्यादा है। उन आंकड़ों में भारत अभी भी 110वें स्थान पे है। मोदी के बंगाल रैली और कुंभ के कारण दूसरी लहर आई। मोदी ने सारा टीका बांट दिया। मौत जो हुई है, केंद्र सरकार के पास मौत का अपना कोई डेटा नहीं है। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं रितेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, जो पैंडेमिक अभी चल रहा है देश में, सबसे बड़ी महामारी यानी कि कोविड-19, और इस महामारी से जुड़े हुए जितने भी लेफ्ट लिबरल गैंग, या ये ऐसा भी आप कह सकते हैं कि दलाल मीडिया ने जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की देश में कोविड से जुड़े हुए पूरे समग्र मुद्दे को लेकर, तो उस नैरेटिव की आज हम हवा निकालेंगे और अपने तर्कों से जो सच्चाई है, जो सच है, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नैरेटिव दोस्तों, आज मैं पूरी इनकी काली चिट्ठा बना के आज लाया हूं मैं इनका। सबसे पहला नैरेटिव जो सेट किया गया इन वामपंथनों के द्वारा कि मोदी सरकार ने दूसरी लहर पर ध्यान नहीं दिया। जो दूसरी ये जो फेस आया कोरोना का, पेंडेमिक का, इस पे मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये पूरे एकदम दिल से इन्होंने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसका सच बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब ये दूसरी लहर आई, कब आई आपको भी पता है, अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद से ये दूसरी लहर आई 2021 में। मोदी सरकार ने 17 मार्च 2021 को एक समीक्षा बैठक की थी कोविड की, देश के तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ। उस समीक्षा बैठक में मोदी सरकार ने पूरी तरह से क्लियर बताया था कि दूसरी लहर आएगी और आप सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में इसकी तैयारी करें। लेकिन आपको यह जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं आई थी। चुनावी सभाओं में, चुनावी स्ट्रेटजी में व्यस्त थी। और सबसे कमाल की बात, छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनाव नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को असम का प्रभारी बना दिया। मेरे जहन में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री अपने पार्टी को चुनाव लड़वाने के लिए 2-2 महीने तक किसी अन्य राज्य में बैठा रहे। तो पहला नैरेटिव इन्होंने ये सेट कर दिया, इसकी हवा हम लोगों ने निकाल दी। दूसरा नैरेटिव इन्होंने जो सेट करने की कोशिश करी दोस्तों, वो था कि दूसरी लहर के बारे में राज्यों को चेतावनी नहीं दी गई। क्या कमाल की नैरेटिव थी। सच क्या है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चुनाव में व्यस्त ममता बनर्जी और भूपेश बघेल जैसे लोगों ने पीएम की बैठकों को नजरअंदाज किया। उसके अलावे वृद्धि के बारे में 2021 के शुरुआती महीनों में राज्यों को सलाह और सूचनाएं भेजी गई थी। जो केस की वृद्धि हो रही थी 2021 के शुरुआती महीने में ही सरकार का पूरा आमला, सरकार का पूरा ऑफिस, सारे विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर तरह तरह के सारे विभागों ने राज्य सरकारों को नोटिस भेजा था कि आप इस पे कार्रवाई करें। आने वाले वक्त में आपको दूसरे फेस का सामना करना पड़ सकता है। जो दोस्तों इन्होंने तीसरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, एक एक नैरेटिव की आज हवा निकालेंगे हम लोग। जो इन्होंने दोस्तों तीसरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मामले हैं, मैं भी इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। दोस्तों, कहां इन लोगों का बुद्धि भैंस चढ़ने जाता है, आप एक छोटी सी चीज से, आंकड़े से आप समझिए कि पूरे यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अगर आप मिला भी दें जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत की जनसंख्या उनसे ज्यादा है। अगर एब्सोल्यूट आंकड़े की बात करें
तो जब जिस देश की जनसंख्या ज्यादा है वहां पे आंकड़े मामले ज्यादा होंगे ही। लेकिन एक कमाल की बात दोस्तों, ये पूरे उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप में पर मिलियन मौत के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में भारत अभी भी 110वें स्थान पे है। तो इनका ये नैरेटिव भी ध्वस्त हो जाता है। यहां पे इन्होंने दोस्तों एक और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी कि मोदी के बंगाल रैली और कुंभ के कारण दूसरी लहर आई। क्या कमाल का इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा। देखिएगा कि सोशल मीडिया पे और जहां भी आप देखेंगे ट्विटर पे कि बंगाल की रैली के द्वारा मोदी ने कोरोना के दूसरे फेज को देश के ऊपर थोप दिया। और कुंभ, कुछ खास वर्ग ने तो फेसबुक पे कि कुंभ में जो 20 लाख लोग शामिल हुए उनकी वजह से आज पूरे देश में कोरोना का जो दूसरा फेज है उसका सामना पूरे देश को करना पड़ रहा है। दोस्तों इस नैरेटिव की भी हम हवा निकालेंगे। इस नैरेटिव का जवाब यह है, सच जो है, किसान प्रदर्शन जब चल रहा था, किसान आंदोलन, उस समय उसका केंद्र कौन था, कौन सा राज्य था? पंजाब और तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में चुनाव था। तो इन राज्यों में कांग्रेस के जो सबसे सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी, उन्होंने इतनी रैलियां करी कि आपको मैं एक आंकड़े दूंगा कि मोदी ने जितना आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी मिला के जितनी रैलियां नहीं करी होगी, राहुल गांधी ने केवल तमिलनाडु, केरल और आसाम मिला के उससे ज्यादा रैलियां करी। वहां जो इन्होंने पुशअप का नौटंकी किया था, वो पुशअप तो पूरा तरह से कोरोना प्रूफ था, उसमें तो कोरोना का कोई अटैक नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि दूसरी लहर का केंद्र बिंदु महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब था। ये 3 राज्य थे दूसरी लहर के केंद्र बिंदु में। और केरल में तो चुनाव था, ठीक है, मान लेते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कौन से चुनाव थे और कौन से कुंभ हो रहे थे? तो ये 2 राज्य दूसरी लहर का केंद्र बिंदु किस तरह से हुआ? एक और इन्होंने नैरेटिव करने की कोशिश करी, ध्यान से सुनिएगा। भारत ने अपने ही लोगों को नकारते हुए टीके का निर्यात क्यों किया? ये बहुत ही सही तरीके से इन्होंने इस नैरेटिव को गढ़ा। और कुछ दिन ये नैरेटिव इनका चला भी कि मोदी ने सारा टीका बांट दिया, अपने आप के छवि को लोगों के सामने अच्छा पेश करने के लिए इन्होंने सारे टीके जो भारत में बने वो विदेशों में बांट दिया। इस नैरेटिव का भी हम लोग गुब्बारे फोड़ेंगे। ये जो इनका नैरेटिव था, इस नैरेटिव का जवाब यह है, ये कितना बड़ा बकवास है दोस्तों, सच आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब तक देश में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। विदेश में भेजे जाने वाली टीका केवल 1/3 है। कुल टीके उत्पादन का केवल 1/3 टीका विदेश में भेजा गया। इस तरह की अधिकांश खुराकें, ध्यान से सुनिएगा, गरीब देशों को टीके भेजने के लिए GAVI के प्रयास का एक हिस्सा था और निर्माताओं के अनुबंध संबंधी दायित्वों का हिस्सा। मैं आपको बताने की यह कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो निर्माता कंपनी है जो टीके बना रही है, उसके अनुबंध का एक हिस्सा था कि गरीब देशों को आपको टीके मुफ्त में देने पड़ेंगे। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ही अनुबंध कर लिया गया था कि आपको इन देशों को टीके निर्यात करना पड़ेगा, मुफ्त में देना पड़ेगा 1/3 टीके। और एक वो योजना है, प्रोजेक्ट है GAVI, इसके तहत ये टीके दिए गए। तो इस नैरेटिव का भी हवा निकला। एक और नैरेटिव बहुत ही कमाल तरीके से इन्होंने सेट किया दोस्तों। नैरेटिव क्या सेट किया कि गरीबों को मुफ्त टीके नहीं मिलेंगे। वाह, मतलब देश के जो गरीब हैं उनको मुफ्त टीके नहीं मिलेंगे, आने वाले टाइम में आपको पैसे पे करके टीके खरीदने पड़ेंगे, जो कोरोना का वैक्सीन है। दोस्तों मैं आपको इसका भी सच्चाई बताने जा रहा हूं। खरीदे जाने वाले कुल टीकों में से 50% टीके केंद्र राज्यों को मुफ्त देती है।
अगर राज्य सरकार, कोई भी पर्टिकुलर राज्य अगर अपने राज्य की जनता को टीके देगी तो सबसे पहले 50% टीके तो केंद्र से उनको मिल जाएंगे जो कि मुफ्त होंगे। अब जो बचे 50% वही उनको खरीदने हैं कंपनी से। इसको भी बहुत कमाल तरीके से इस नैरेटिव को गढ़ा गया कि गरीबों को मुफ्त टीके नहीं मिलेंगे। और एक और नैरेटिव गढ़ा इन्होंने, एक कमाल का नैरेटिव गढ़ा कि राज्य और केंद्र के लिए वैक्सीन की कीमत अलग अलग क्यों है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये नैरेटिव तो इन्होंने एकदम मतलब कि आप ये समझ लें कि पूरे तहलका मचाने के जैसे इन्होंने गढ़ा कि राज्य और केंद्र दो रेट क्यों, दो मूल्य क्यों, एक देश में एक मूल्य क्यों नहीं। इन्होंने ये गढ़ा और हम लोगों ने भी शुरू में सोचा बात तो सही है कि अगर केंद्र 300 का खरीद रहा है तो राज्य को 600 का क्यों मिलेगा, एकदम जायज है। लेकिन इस नैरेटिव को भी समझिए कि इस नैरेटिव के पीछे सच्चाई क्या थी। दोस्तों इसका जो सच है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। राज्यों को टीके की कीमत निजी कंपनी द्वारा लगाई जाती है, जो कंपनी टीके बना रही है, ना कि सरकार द्वारा घोषित की जाती है। राज्य मोल भाव करने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने मुताबिक दाम तय कर सकते हैं। आखिरकार वे राज्य ही थे जिन्होंने मोल भाव और खरीद की स्वतंत्रता मांगी, यानी कि आपने ही केंद्र सरकार से लड़के झगड़ के मोल भाव की स्वतंत्रता मांगी। आज अगर आपको वैक्सीन खरीदना है, ये दायित्व तो अगर आप केंद्र पे सौंप दिए होते कि आप खरीद के हमको दे दीजिए, तो फिर इतना नौटंकी तो होता नहीं। तो आपको केंद्र पे तो भरोसा है नहीं कि केंद्र सरकार पता नहीं बीच में कुछ कर दे, तो आपने स्वयं कहा। देखिए नैरेटिव किस तरह से सेट होता है। इन्होंने स्वयं कहा, ये सारे राज्य केंद्र सरकार को एक पत्र लिख के कि वैक्सीन खरीदने की अनुमति आप हमें दें, मोल भाव करके हम वैक्सीन लेंगे, हमें आप पे भरोसा नहीं है। तो आपने ही मांगा। 50% तो ऐसे भी आपको मुफ्त में मिल रहा है। 50% जो वैक्सीन आप कंपनी से खरीदने वाले हैं, भारत बायोटेक से, आप उस कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करिए, मोल भाव करिए, अपना पूरा प्रशासनिक जामा भेजिए वहां तक। आपने ही अधिकार मांगा तो आपको अधिकार केंद्र ने दिया, फिर ये नैरेटिव करने की जरूरत क्या पड़ी आपको। जो एक और नैरेटिव इन्होंने दोस्तों सेट किया, बहुत ही गौर से सुनिएगा। मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। वाह, यानी कि देश में जो कोविड-19 से मौतें हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें, ये हम सब मानते हैं, इस मौत के आंकड़े को छुपाया जा रहा है। अब दोस्तों इस नैरेटिव की भी हम हवा निकालते हैं। इसका सच्चाई क्या है। मौत जो हुई है, केंद्र सरकार के पास मौत का अपना कोई डेटा नहीं है, क्योंकि यह संघीय ढांचे में 29 राज्यों को मिलाकर हमारा देश का निर्माण हुआ है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट संघीय ढांचे में काम कर रही है। तो जो राज्य हमें मौत के आंकड़े भेज रही है, केंद्र का कहना है कि जो राज्य हमें मौत के आंकड़े भेज रही है, हम उन्हीं मौत के आंकड़े को एक जगह सम्मिलित करके डेटा रखते हैं। ICMR रोज बोलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इसमें केंद्र सरकार की मौत के कोई आंकड़े नहीं है। आपके ही द्वारा भेजे गए आंकड़े को केंद्र सरकार प्रसारित करती है। तो इसमें आप केंद्र को क्यों घसीट रहे हैं। जो आंकड़े आपने भेजे केंद्र ने बताए। अब आपने सही भेजा या गलत भेजा, ये आपको क्लियरिफाई करना चाहिए मीडिया के सामने। एक और इन्होंने नैरेटिव करने की कोशिश करी कि सेंट्रल विस्टा के बजाय कोविड से लड़ने के लिए पैसे क्यों नहीं खर्च किए गए। बहुत कमाल का नैरेटिव है दोस्तों, इस नैरेटिव को भी थोड़ा सुनिए, इसके सच को जानते हैं दोस्तों। सेंट्रल विस्टा एक ऐसी परियोजना है जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है। ध्यान से सुनिएगा, वो भी कई वर्षों में, एक वर्ष में नहीं है। ये योजना 2020 में ही शुरू की गई थी और 20,000 करोड़ की लागत है, जो कि 2022 में बनके तैयार होगा, नवंबर तक या पता नहीं कब तक। इसके विपरीत सिर्फ 2021-22 में टीकाकरण का बजट 35,000 करोड़ है। 2021-22 में जो हमारे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसका बजट 35,000 करोड़ है
और सबसे कमाल की बात कि देश के स्वास्थ्य का बजट सिर्फ 2021-22 में जो हमारे स्वास्थ्य पे देश जो बजट है, देश का बजट है जो पैसे खर्च करने जा रही है 2021-22 में, वो 2 लाख करोड़ से अधिक है दोस्तों, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से 10 गुना ज्यादा है। इस नैरेटिव का भी ये सच्चाई है। इनका काम है नैरेटिव सेट करना, लोगों को भ्रम में डालना। लेकिन दोस्तों एक एक नैरेटिव का हम लोग गुब्बारा फोड़ेंगे। इनका कोई भी नैरेटिव ये गलत सेट करेंगे, हम यहां आके कंडेम करेंगे सच्चाई के साथ। इन्होंने एक और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है पर पूरी बात करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। इन्होंने नैरेटिव क्या गढ़ा कि भारत को पूरी तरह से टीकाकरण करने में 2 से 3 साल लगेंगे। देश की आबादी कितनी है? 135 करोड़। अगर बच्चे इंक्लूडिंग कर लें तो 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी होगी हमारे देश की, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है। 2011 के बाद तो 135 करोड़ आबादी को अगर आपको टीकाकरण करना है तो वक्त तो लगेगा। इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया था शुरू में कि एक साथ सबको टीकाकरण किया जाए, संभव ही नहीं है। सबसे पहले प्लानिंग के तहत सरकार ने टीकाकरण किया। जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं पहले उनको टीका दिया गया। उसके बाद 40 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, उनको टीका दिया गया। अब दोस्तों राज्यों में आपने अभी सुना होगा कि राज्यों में 18 साल से ज्यादा उम्र के और 40 साल से कम उम्र के सभी नागरिकों को राज्य सरकारें भी टीका लगा रही है। तो ये नैरेटिव इनका यहां हवा हो जाता है इनका। दोस्तों इनके एक एक नैरेटिव को हम कंडेम करेंगे। जो ये गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, हम राष्ट्रवादी लोग तर्क से और सच्चाई के साथ उन नैरेटिव का जवाब देंगे। बाकी दोस्तों आपने जो नेशन फर्स्ट को इतना प्यार दिया, आप सभी के प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। जब तक आप नोटिफिकेशन ऑल नहीं करते हैं तब तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी मेरा नया वीडियो आता है वो आप तक नहीं पहुंचता है। तो नोटिफिकेशन जरूर दबाएं और प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं नेशन फर्स्ट के बैकग्राउंड में जो टीमें काम कर रही है, जो मेहनत कर रही है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके मेहनत की वजह से इतने अच्छे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। बाकी फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों से विदाई चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।